गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया माझम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एनपीओस के रिसीव पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उनको डिस्कस लगभग हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो आएंगे। वी हैड स्टिल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज सब्सक्रिप्शन। अब हमें और ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एनपीओ के हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमारे सामने आएंगे ही आएंगे, अब हमें उनको डिस्कस करना। और उसमें जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने आएगा, दैट इज एंट्रेंस डोनेशन, एंट्रेंस फी या एंट्रेंस डोनेशन। सर ये क्या है? बड़ा सवाल। सर ये क्या है? तो आंसर आया सर, एंट्रेंस डोनेशन आप अपने नए मेंबर से प्राप्त करते हैं। यानी एनपीओ कुड नॉट आस्क एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग मेंबर कि चलो गेट के अंदर आ रहे हो, एंट्रेंस डोनेशन दो। वो क्या बोलेगा कि साहब मैं तो ये मुंह दिखाई पहले ही दे चुका हूं, जब आया था तभी मैंने मुंह दिखाई दे दी। वो महावर भरे पैरों में पैर रख के अंदर आके छप छप करके दीवार पे हाथ मार दिए मैंने। मेरे वो नाम निशान उस दीवार पे छपे हुए हैं, एक ही बार देना है मुझे, ओनली वंस इन माई लाइफ टाइम, विच आई हैड ऑलरेडी पेड। तो आप ये पैसा ले किससे रहे? डेफिनेटली फ्रॉम द न्यू मेंबर फॉर गेटिंग द सर्विसेज। नो, नॉट एट ऑल सर, फॉर अवेलिंग द सर्विसेज और जस्ट टू बिकम द मेंबर ऑफ द एनपीओ। कौन सा है? जस्ट टू बिकम द मेंबर ऑफ एनपीओ। यानी ही विल पे एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल सर्विसेज which you will receive from the NPO. So entrance donation is paid to become the member of NPO, and subscription is recovered by the NPO for rendering annual services, which is received on recurring basis, year to year basis. हर साल रिसीव करेंगे। तो मालिक मेरे, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये हो गई recurring इनकम, रेवेन्यू इनकम। लेकिन एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस डोनेशन is basically capital receipt, a non-recurring receipt. It's a one-time receipt for becoming the member, not to get any services from the NPO. So, if the question, देखें जरा, so if the question is silent, पढ़ लेते हैं। अच्छा, this amount is charged by NPO from its new member for becoming the member of NPO. यह अमाउंट एक NPO अपने मेंबर से, नए मेंबर से चार्ज करता है। किस चीज के लिए? मेंबर बनाने के लिए। ठीक है। नो सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय एनपीओ अगेंस्ट दिस रिसिप्ट। इस प्राप्ति के बदले में एनपीओ मेंबर को कोई सर्विसेज नहीं दे रहा है। दिस इज वन टाइम चार्जेस, दैट इज नॉन रेकरिंग रिसिप्ट। सो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ने बोल दिया, फिर आप अपनी ये सब बातें बकवास हो गई, फिर तो जो बोलेगा क्वेश्चन वो मानना पड़ेगा। तो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सरकार क्या करेंगे? ऑलवेज कंसिडर एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसिप्ट एंड एडेड टू जनरल फंड और एक्यूमुलेटेड फंड और कैपिटल फंड। दूसरा, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई दैट एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस डोनेशन इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, जनरली ऐसा कब होगा? तो जब एंट्रेंस फीस बहुत नॉमिनल अमाउंट की होगी और वो नॉमिनल अमाउंट एंट्रेंस के दौरान जो मेंबर बनाने से रिलेटेड खर्चे, उसका कार्ड छपवाना हुआ, उसका जो भी बेसिक फॉर्मेलिटी से रिलेटेड फॉर्म वगैरह छपाई का खर्चा है, जो भी, बस उतने खर्चे में ही इसकी एंट्रेंस फीस कवर हो गई, तो वो खर्चा तो रेवेन्यू में आएगा और एंट्रेंस फीस पूरी चली गई कैपिटल में। तो मिसमैच नहीं हो गया रेवेन्यू और कैपिटल, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर एंट्रेंस डोनेशन बहुत नॉमिनल अमाउंट की है, ये इतना ही अमाउंट है कि आपका एनपीओ किसी नए मेंबर की मेंबरशिप से जुड़े हुए, जो इनिशियल मेंबर से जुड़े हुए रेकरिंग खर्चे हैं वो रिकवर कर पाए। जैसे उसका, मैंने भी बोला, कुछ कार्ड छपवाया, रजिस्ट्रेशन का कार्ड में जो फोटो आईडी वगैरह होते हैं, उसका एक नया लेजर फोलियो बना, उसको एक नया कुछ दिया हमने ऐसा फॉर बिकमिंग द मेंबर, तो पता पड़ा उतना सारा खर्चा जो हमने उससे एज एन एंट्रेंस फीस लिया था वो सब इसमें खर्च हो गया। तो अब अगर मैंने एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज कर दी और ये खर्चा मेरे रेवेन्यू में रहा, तो जो मेरी मैचिंग कॉन्सेप्ट थी वो बर्बाद हो गई,
मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैच दी रेवेन्यू विद कॉस्ट। अब कॉस्ट तो आपने चार्ज कर दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और रेवेन्यू कहां डाल दिया? कैपिटल फंड में। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मिसमैच हो गई। तो उसे मैच करने के लिए क्या किया जाए? सिंपल। क्या सिंपल? रेवेन्यू मान लिया जाए एंट्रेंस डोनेशन को। ये मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि कब, किन परिस्थिति में, कब और किन परिस्थिति में एंट्रेंस फीस रेवेन्यू मानी जाती है। बाकी क्वेश्चन ने बोल दिया तो बोल दिया, फिर कुछ नहीं चलेगा, ना अनुभव जन चलेगा, ना कोई और चलेगा, ना आप चलोगे, फिर तो जो क्वेश्चन बोलेगा वो चलेगा। क्वेश्चन ने बोला बोले ये होगा तो बस यही होगा। तीसरा ट्रीटमेंट भी हो सकता है, वो भी क्वेश्चन स्पेसिफिक है। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना है? कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानना है। क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना है? कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आगे बढ़ के बोल दे तो क्या करोगे? तो सर फिर उस केस में जो क्वेश्चन बोलेगा वही करना पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या क्या बोल सकता है? एक, कि पूरा एंट्रेंस फीस रेवेन्यू मान लो, और दो, कि पार्शियल अमाउंट रेवेन्यू मानो और पार्शियल कैपिटल रिसीट मानो। इस केस में जो कैपिटल रिसीट मान रहे हैं उस अमाउंट को लेके जाएंगे जनरल फंड में, और जिसको रेवेन्यू मान रहे हैं उसको लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्वेश्चन साइलेंट तो क्या करना है? हमें पता है सर। तो अकाउंटिंग की बात करो। पहली एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ एंट्रेंस फीस, ऑन रिसिप्ट ऑफ एंट्रेंस फी। बोलो क्या करोगे? तो सिंपल, ऐसा आया? बोले हाँ। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू एंट्रेंस फी या एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट। ये तो होगी सरकार पहली एंट्री एंट्रेंस डोनेशन प्राप्त करने की, यानी एक तरह से ये एंट्री कर लिया आपने बुक करने की। अब दूसरी एंट्री है चार्ज करने की, और चार्ज करने की एंट्री इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने इस प्राप्ति को रेवेन्यू माना, कैपिटल माना, या पार्शियल रेवेन्यू पार्शियल कैपिटल माना। तो चार्जिंग सच रिसिप्ट केस नंबर 1, if entire amount is to be कैपिटलाइज। क्या करोगे? सर ऊपर लिख चुके हैं, जनरल फंड में या कैपिटल फंड में ट्रांसफर करो। तो पहली एंट्री में आपने क्या किया था? एंट्रेंस फी क्रेडिट किया था। अब इस खाते को बंद कर रहे हैं, तो एंट्री होगी एंट्रेंस फी अकाउंट डेबिट टू जनरल फंड या कैपिटल फंड अकाउंट क्रेडिट। If entire amount is to be considered as revenue, अगर पूरा पूरा अमाउंट रेवेन्यू मान रहे हैं तो भी सर डेबिट तो एंट्रेंस फीस एज इट इज ही होगा। हाँ, रेवेन्यू मान रहे हैं तो ये अमाउंट कैपिटल फंड में जाने के बजाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अरे वो तीसरा केस क्या था? A partial
रेवेन्यू एंड पार्शियल कैपिटल। तो सर पता है ना, जितना रेवेन्यू मानेंगे वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, और जितना कैपिटल मानना है हो जाएगा जनरल फंड में। लेकिन कितना, आप कितना मानोगे? सर हम कुछ नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अपन तो एकदम मूक दर्शक हैं, बिल्कुल शांत। तो कौन मानेगा? क्वेश्चन मानेगा। हम तो क्वेश्चन के हाथ की पपेट है सर, कठपुतली। कठपुतली कैसे बोलेगा वैसा करेंगे। क्वेश्चन ने बोला प्योर कैपिटल, हाँ सर कैपिटल। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो भी प्योर कैपिटल। हाँ लेकिन क्वेश्चन ने बोला प्योर रेवेन्यू, हाँ सर बिल्कुल मालिक प्योर रेवेन्यू है, तो सवाल ही नहीं उठता इसके कैपिटल होने का। क्वेश्चन ने बोला 60 कैपिटल 40 रेवेन्यू, अरे सर बिल्कुल, क्या गजब पार की नजरें आपकी, क्या गजब से आपने एनालिसिस की। बोले 60 कैपिटल 40 रेवेन्यू, 3:2 का रेशो, बेहतरीन। क्वेश्चन बोला 80-20 का, बेहतरीन, शानदार, लाजवाब। हमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाना नहीं है। क्वेश्चन ने जो बोला जी मालिक, जी उस्ताद, और काम पे लग जाओ। तो ये पार्शियल रेवेन्यू एंड पार्शियल कैपिटल, तो एंट्री क्या होगी? एंट्रेंस फी, अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हमने रेवेन्यू माना, टू जनरल फंड अकाउंट, जिसको हमने कैपिटल माना है। तो सर ये पॉसिबल 3 ट्रीटमेंट हो गए आपके, किस चीज के? बोलो बोलो, किस चीज के सर, कितने बोल पाओगे? और एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस डोनेशन। अब चलो सर वापस से हम और इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं, ऑल्दो वो लिखना बाकी है अभी। जैसे यहां पर एक शब्द था लाइफ, नया फॉन्ट, मेंबरशिप फी। कोई मुझे मैसेज करके बताना ही समझ में आ रहा है क्या, फॉन्ट पढ़ने में आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? अगर अच्छा लग रहा है तो अपन इसी में लिखेंगे। मुझे तो बहुत अपील कर रहा है, क्यूटी पाई। चलो सर, लाइफ मेंबरशिप फी। देखो आप ऐसा बोलो, जनरली ये शब्द कहाँ मिलेगा? ये होगा यूज्ड इन ट्रस्ट, खासतौर से रिलीजियस ट्रस्ट और सोशल वेलफेयर ट्रस्ट। जैसे भी हमने क्लब की बात की, तो क्लब में क्या शब्द आएगा? एंट्रेंस फी। भाई वहां पे तो मेंबर बनना है, इसलिए आपने मेंबरशिप फीस दे दी। ये क्या है? तो सर ये है आपका बेसिकली वो अमाउंट जो मेंबर बनने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि आप सिर्फ इसमें ट्रस्टी बनने के लिए, या जो आजीवन सदस्य बनते हैं दानदाता वगैरह उनके लिए। जैसे मेरे रिलेशनशिप में ही एक धार्मिक मैगजीन निकलती है ज्ञानधारा के नाम से, मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, उनके पब्लिकेशन है ज्ञानधारा। और उस मैगजीन में क्या होता है, कोई डोनर है, उसने लाइफ मेंबरशिप फीस ले ली, मतलब लाइफ मेंबरशिप ले ली काय की, मैगजीन की। अब जैसे वो आजीवन सदस्य बन गया, तो आजीवन सदस्य बनने पर हर महीने उसके घर पे वो ज्ञान की धारा पहुंच रही, अनवरत, लगातार, कई सालों से, और कई सालों तक चलती रहेगी। अब यहां पे कोई मेंबरशिप किस चीज के लिए? कोई क्लब थोड़ी है कि रात को पत्ते खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एक धार्मिक मैगजीन है जो हर महीने आ रही है। कब तक? आजीवन, हमेशा आती रहेगी। इवन जब आप निपट जाओगे तो उसमें शोक समाचार भी आएगा कि हमारे आजीवन सदस्य थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। हाँ,
तो मालिक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ मेंबरशिप फी शब्द मिलेगा, एंट्रेंस फी नहीं मिलेगा। ये कुछ बेसिक डिफरेंस अपने को समझना चाहिए। वैसे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सर हम तो जज्बात होगी नहीं, बात ही नहीं कर रहे। ये मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, कहां पे कौन से शब्द मिलेंगे आपको देखने को। अभी तो एक्स्ट्रा ज्ञान की बात कर रहे हैं जो एग्जाम से बाहर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जहां पे आपको एक साथ लाइफ मेंबरशिप फीस भी मिल जाए। भगवान छोड़ गया, आपको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जहां पे लाइफ मेंबरशिप फीस भी मिलेगी और एंट्रेंस फीस भी मिलेगी, कोई एक ही चीज मिलेगी। मैं आपको ये जो शीट है ये आपको इकट्ठी प्रॉपर लिख के दूंगा, तब तक हम अपने सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से काम चलाते हैं। वो भी अच्छा है, एक्चुअली वो ही अच्छा है, भले ही कुछ भी हो। टेढ़ा है पर मेरा है, कुछ नहीं है। ICI से अच्छा कुछ नहीं होता। तो गीता, बाइबल, कुरान, वेद, सब यही है, चारों वेद यही है सर, सब कुछ यही है। तो लाइफ मेंबरशिप फी, बोलो क्या करेंगे सर? सर वैसे तो सिंपल है। तो सर एक काम करो ना, हमारे बच्चों को थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है, 2 मिनट के लिए आप जरा फूटो तो सही, अब हमारे बच्चों को और अच्छे से पढ़ने। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है सरकार? क्या पढ़ के आ रहा है अब आपको? प्रॉपरली दिख रहा है ना? हाँ, क्या लिखा है? फी रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ कैपिटल रिसिप्ट, इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। सब आजीवन सदस्य बार बार थोड़ी बनते हैं। भगवान ने क्या एक आदमी को इस दुनिया में रहने के लिए 2 जिंदगी दी है, मर के फिर से जिंदा हो गए, बोले चलो आपको भूत आया। तो एक ही बार तो लोग जब लाइफ मेंबरशिप बोल रहे हो तो कैसे नहीं, ICI है, गलत नहीं बोलना, सही बात, सही बोल रहे हैं सर, एकदम परफेक्ट। इट इज ए नॉन रेकरिंग इन नेचर, इट इज डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज, उठा और फाड़ करके मार दो। कहां पे? जनरल फंड में या कैपिटल फंड में? क्योंकि ये भी हमारा डोनर है जिसने इस ट्रस्ट को लमसम अमाउंट पे किया है। लाइफ मेंबरशिप आजीवन सदस्य कोई 100, 200, 500, 1000, 2,000 देके होगा क्या? लाखों देके होगा। तो लाखों देके पैसा अगर कोई मेंबर बन रहा है तो इट्स अ कैपिटल नेचर ऑफ रिसिप्ट। यस सर, इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। अब कोई मंदिर का लाइफ मेंबर बना है, कैपिटल रिसिप्ट। कोई बोल रहा है कि साहब मैं तो मंदिर के जो औषधालय चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है मंदिर का, मैंने उसके लिए दिया, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट एक साल खत्म हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि देखिए जैसे हम लोग जन समाज में मंदिरों में प्रसाद वगैरह, प्रसाद तो होते नहीं है, जो दूसरी चीजें चढ़ाई जाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सामग्री भी नहीं बोलते, इसके लिए द्रव्य बोलते हैं। तो उसे चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग देके जाते हैं दान। कोई आहार दान देकर जाता है, कोई ऐसे जीर्णोद्धार के लिए अलग दान देके जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग दान है। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट में कोई लाइफ लॉन्ग मेंबर बनने जा रहा है, बहुत ऐसा लमसम ही दे रहा है, और लमसम दे रहा है तो आपको उसे कैपिटल नेचर की रिसिप्ट ही मानना है ऑलवेज। ठीक है। अब आगे कुछ और पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं लाइफ मेंबरशिप फी से रिलेटेड भी। क्या बोला गया? जैसे पहला बोला गया, द एंटायर अमाउंट फॉर एडजस्टिंग लमसम सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फ्रॉम लाइफ मेंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड। ये पहला कब? जैसे रिलीजियस ट्रस्ट, तो रिलीजियस ट्रस्ट में यही आएगा, सोशल ट्रस्ट में भी यही आएगा। लेकिन अगर कोई क्लब है और क्लब बोलता है भैया तू तो मेरे यहाँ आजीवन सदस्य बन जाए एक बार, और फिर उसके बाद तू जीवन और आके खेल, यहाँ पे बढ़िया पत्ते चला, है ना, हाँ खेल, कोई दिक्कत नहीं, रमी खेल, रोज 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, हाँ जो करना है वो कर, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर उस केस में अब हम क्या मानेंगे यार? फिर तो ये नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए हमको लमसम में पैसा मिल गया, लमसम में पैसा उसने एक बार में दे दिया। तब आप क्या करोगे? तो आप क्या करेंगे, एक अमाउंट जो एनुअल नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के बराबर है उसे हर साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे, और बचा हुआ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे बैलेंस शीट में। कब तक? जब तक कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। इफ हाउएवर, हालांकि द लाइफ मेंबर डाई
भाई ने दिए 10 लाख रुपए, अपन बोल रहे हैं कि हर साल हम 50-50 हजार रुपए एनुअल मेंबरशिप फीस के एडजस्ट करेंगे, तो अगले 20 सालों में एडजस्ट होना है। भाई 14 साल में निकल लिया, जिसने डोनेशन दी वो 14 साल में निकल गया, अब क्या करोगे? 14 इंटू 50,000, 7 लाख रुपए एडजस्ट हो पाए। भाई देखे कितने गए थे? तो भाई तो देखे गए थे कितने, 10 लाख। और एग्जॉस्ट कितने हो पाए? सर सिर्फ 14 लाख। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, जो बचा है वो सीधे कहां पे? जनरल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या लिखा है, पढ़ो। एन अमाउंट इक्वल टू नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन may be transferred every year to the income and expenditure account and balance carried forward till it is exhausted. If, however, the life member die before the whole of the amount paid by him then has been transferred in this way, the balance should be transferred to accumulated fund on the date of his death. और मैंने यहाँ पे कुछ जोड़ा है, ये हम कब कर रहे हैं? When NPO do not receive सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर, यानी उसने जो लाइफ मेंबरशिप फीस दी है वो लाइफ लॉन्ग सब्सक्रिप्शन के बदले में ही दी है। तो फिर हर साल का जो सब्सक्रिप्शन के इक्विवेलेंट अमाउंट है वो विड्रॉ करते गए इनकम टैक्स में ट्रांसफर करते जाओ, कब तक? जब तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। लेकिन अगर वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ और उससे पहले आदमी एग्जॉस्ट हो गया, हो सकता है ना? क्या बोलते हो? हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि जो अमाउंट उसने दिया वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ, उससे पहले डोनर एग्जॉस्ट हो गया। भगवान जी ने बोला तू बहुत प्यारा है, आजा मेरे पास, मिलके पत्ते खेलेंगे। बहुत पत्ते खेलने का शौक है, सोमरस मिलेगा तुझे भी ऊपर, सोमरस। हाँ, तो कहां पर? जब हम सब्सक्रिप्शन के बदले में लमसम अमाउंट ले रहे हैं एडमिशन पे, तो उस केस में ये वाला रूल लगेगा। अगर मैं सब्सक्रिप्शन अलग से ले रहा हूं फिर तो बस यही है, या मैं कोई सोशल गैदरिंग वाला क्लब चला ही नहीं रहा, रिक्रिएशनल क्लब चल ही नहीं रहा, स्पोर्ट्स क्लब चल ही नहीं रहा, रिलीजियस ट्रस्ट है, तो वहां में क्या सब्सक्रिप्शन? वहां में सब्सक्रिप्शन लोगे क्या? बोले एनुअल सब्सक्रिप्शन लोगे तो ही अद्भुत दर्शन मिलेंगे प्रभु के, नहीं तो जाओ किसी भी कॉमन मंदिर में, तो प्रभु अंदर देखोगे तो भी मिल जाएंगे, मंदिर में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी जाओ, पुण्य मिलता है, शांति भी मिलती है। शांति मतलब पीस, पीस है ना, ध्यान रखिएगा। चल, थर्ड पार्ट, एन अमाउंट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एज एंड एवरेज लाइफ ऑफ द मेंबर में एनुअली भी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अपन एक काम करवाएंगे, एनपीओ, यहां पर भी फिर से वही बात आ गई, एनपीओ वाला ट्रीटमेंट कब करेगा? जब सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं। तो फॉर्म भरवाया और उसमें लिखवाया तुम्हारी करंट एज बताओ कितनी है। अच्छा, हमारे जो ज्यादातर वो मेंबर्स हैं, हमने पास 10 साल का एक्सपीरियंस पता करा कि उनकी एवरेज है 56 साल है। तू भाई कितने का है? बोले 26 का। अच्छा बता कितने साल सेवाएं लेगा? हमारे हिसाब से 30 साल। कितने पैसे एंट्रेंस डोनेशन में है? बोले 3 लाख। कितने साल जिएगा? हमारे हिसाब से 30 साल। तो हर साल 10,000 रुपीज, हर साल 10,000 रुपीज एनुअली, वही लमसम अमाउंट में से निकाल के इनकम एक्सचेंज में ट्रांसफर करते जाएंगे और बचे हुए बैलेंस शीट में कैरी करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे खुरापात सूझ रही है, इसी फॉर्म में धीरज पूछ लो करंट एज कितनी है? बोले 26। एवरेज कितनी है? 46। धीरज पूछ लो क्यों भाई, चलता है क्या? चलता है क्या? बम बोले चलता है क्या? बोले अगर चलता है तो जो 56 था वो कट के 46 हो गई। और क्या बोले, अब 20 साल में ही आदमी निपटा देगा अपने आप को, टेंशन मत लो, 20 साल की सर्विसेज बहुत हैं इसके लिए। तो वही 3 लाख रुपए डिवाइड बाय 20 साल किया, तो बोले इन लोगों के लिए 15-15 हजार रुपये राइट ऑफ करना, क्योंकि इनके भगवान से मिलने के चांसेस जल्दी हैं। दिल पे मत लेना, नहीं तो सर ने बोले कॉन्सेप्ट दिया था कि बोले नॉन स्मोकर नॉन अल्कोहलिक डिवाइड बाय 30 साल और अल्कोहलिक और स्मोकर डिवाइडेड बाय 20 साल करना है। नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं करना, ये तो जस्ट फॉर ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल रहा था, ठीक है ना। तो ये क्लब डिसाइड करेगा कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी नॉर्मल एज एक्सपेक्टेंसी कितनी है, करेंट एज कितनी है जब वो एंटर हुए। तो डिफरेंस आ गया कि भैया इतने साल हमारे हिसाब से ये इस एनपीओ की सेवाएं लेने वाले हैं, तो इन्हें इतने सालों में जो इनका पैसा आया था लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम से वो अमोटाइज करना है। तो उस प्रोपोर्शन में हम लाइफ मेंबरशिप का पैसा अमोटाइज करेंगे।
डन, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला डोनेशन। सर डोनेशन अभी डिस्कस नहीं करना, डोनेशन कल डिस्कस करेंगे, पूरा एक लेक्चर लेंगे, तो अभी बात मत करो। सर एंट्रेंस फी हो गया। लीगेसीज मतलब वसीहत, वसीहत, बिल, बिल बाय वे ऑफ बिल लेके चले गए, तो मेरे चारों बेटे नालायक मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, तो वकील साहब वो मूवियों में आता है, बस वही एब्सोल्युटली वही, समझ गए आप। मेरे इसी भी बेटे को मेरी जायदाद से एक फूटी कौड़ी ना दी जाए, इनके जो फलाने के फलाने बच्चे होंगे तब तक इनको केयर टेकर बनना पड़ेगा, और उसके बाद इनको केयर टेकर बनने के बाद मेरे बच्चे के नाम से पूरी मेरी जायदाद ट्रांसफर हो जाएगी। याद आ रहा है? फिर वो जो बच्चा रहता है वो अपनी फिल्म का हीरो था, जिसके माँ बाप टपक जाते हैं, उसके वो चाचा जो केयर टेकर हैं, वो मौसी केयर टेकर हैं, वो बुआ जो केयर टेकर है, वो आंटी जो या अंकल जो केयर टेकर हैं, अब उनको पूरे बचपन से लेके वसीहत, बिल। तो अगर किसी ने ट्रस्ट में वसीहत बना के पैसा दे दिया है, तो सरकार ये पूरा पैसा कैपिटल फंड में चला जाएगा। फिर से सुन लो। It is an amount received by an organization as per the will of the person. After the death of the person, it should be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet, adding to capital. अच्छा, जब तक मरा नहीं है तब तक वो अलग से हेड बना देंगे, अपन अलग से हेड बना देंगे। क्या बना देंगे सर? जो भी नाम रखना है उस नाम से अपन ये पैसा पूरा रखेंगे, लेगेसीज के नाम से रखेंगे, और जब वो प्यारा हो जाएगा तो वसीयतें अब ट्रांसफर हो जाएंगी कहां पर? जनरल फंड में, कैपिटल फंड में। चलो, लाइफ मेंबरशिप फी सर पढ़ लिया। अब ये क्या है? एंडोमेंट फंड डोनेशन। एंडोमेंट फंड मतलब ऐसा कि जो डोनेशन के पैसे परमानेंट हैं, ये इंटैक्ट रहेंगे, इनका प्रिंसिपल कभी कम नहीं होगा। हाँ, इनसे जो इनकम जनरेट होती है उसे हमारा एनपीओ यूज करने के लिए अलाउड होता है। दैट इज व्हाट एंडोमेंट फंड। यानी जहां पर डोनर ने जो पैसा दिया है उस पैसे का प्रिंसिपल इंटैक्ट रखा जाएगा, पैसे का प्रिंसिपल यूज नहीं किया जाएगा एनपीओ द्वारा, बल्कि उससे जो इनकम जनरेट होगी सिर्फ उस इनकम को एनपीओ यूज करेगा। इवन उस इनकम के साथ भी अगर कोई शर्त जोड़ दी गई तो वो शर्त पूरी की जाएगी, उसके बाद कुछ बचेगा तो वो एनपीओ यूज करेगा। या जब तक इनकम हो रही है शर्तों के अनुसार 10 साल तक, 5 साल तक वो एक बेनिफिशियरी को दे दी जाएगी, और जब वो 10 साल समाप्त हो जाएंगे, वो टर्म समाप्त हो जाएगी, तो एंडोमेंट फंड का पैसा जनरल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। अदरवाइज एंडोमेंट फंड का पैसा सिंपल, ऐसा फंड जिसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो डोनेशन का अमाउंट आया था वो इंटैक्ट रहेगा, वो यूज नहीं होगा, बल्कि उससे होने वाली जो इनकम होगी, उस फंड के अगेंस्ट जो असेट्स आई है उससे जो इनकम जनरेट होगी, बस वो इनकम एनपीओ यूज कर सकता है। चलो पढ़ो सर। तो क्या बोलते हैं? एंडोमेंट फंड डोनेशन, इट इज द डोनेशन रिसीव्ड and only income from the donation is to be used for certain specific purpose. In such case, income related to a specific fund should be added to this fund on the liability side of the balance sheet. अगर वो income भी specifically use करना है तो इसी फंड में ऐड कर दी जाएगी। All expenses should be deducted from the fund on the liability side of the balance sheet. समझना? मैंने बोला ये हमारा फंड है, एंडोमेंट फंड 10 लाख, इससे हमने ब्याज कमाया, इसकी एफडी बना दी 1 लाख, और एंडोमेंट फंड जिस शर्तों के अंतर्गत मिला था उन शर्तों को फुलफिल करने के लिए, उस काम को करने में हमारे 70,000 खर्च हो गए, तो 70,000 यहीं पे माइनस कर देंगे हम। यानी ये खर्चा हमारा अपना खर्चा नहीं माना जाएगा क्योंकि हमने उसके कहने पे किया है, तो ये खर्चा अभी इसी फंड से एडजस्ट किया जाएगा। यानी इस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम और इस फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा जनरल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। अगर कुछ स्पेसिफाई है तो, और अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो एंडोमेंट फंड का प्रिंसिपल बरकरार रहेगा और इनकम हर साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। ये एकदम बेसिक एंडोमेंट फंड है। लेकिन जब किसी एंडोमेंट फंड के साथ कुछ शर्तें जोड़ दी जाए तो फिर ऐसा होगा कि जो भी इनकम आई वो भी फंड में ऐड हो गई, और जो भी खर्चा हुआ उस
इनकम के अगेंस्ट सर्विस में, या जो भी स्पेसिफिकेशन थी उस एंडोमेंट फंड के डोनर की, वहां पे वो खर्चा इसी फंड में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक सर, दिस इज व्हाट एंडोमेंट फंड। अब बैलेंस शीट में क्या जाएगा 10.3। अगला सर, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर एंड ऑल। चलो देखें क्या बोल रहे हैं। हटाओ सर, हाँ अब बोलो, बताओ भैया। पुराने न्यूज़पेपर और किताबों को बेचा, गद्दी में, भंगार में, समझ में आ रहा है, स्क्रैप में, स्क्रैप भी नहीं बोलेंगे, भंगार या रद्दी बोले, या फिर ये शब्द है ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। हर महीने क्लब में कम से कम 10 न्यूज़पेपर आते हैं, 15 मैगजीन आती हैं भाई। जब वो आते हैं मेंबर्स अपने उनके साथ, तो ये तो लग जाते हैं पत्ते खेलने, और इनकी श्रीमती जी मैगजीन पढ़ रही हैं, गॉसिप्स कर, हाँ बस। तो हर महीने कम से कम अखबार, न्यूज़पेपर, इन सब का बिल आता है कम से कम 5,000 रुपए। तो हर महीने जो इकट्ठी होती है रद्दी सर, वो भी तो तगड़ी होती होगी। अच्छा, अखबार तो एक दिन बाद किसी काम का है नहीं, कांच पहुंचने में काम आता है या फिर बेचने में काम आएगा। ऐसी मैगजीन्स भी जो पीरियडिक मैगजीन्स हैं, एक बुक्स होती हैं और एक पीरियडिक मैगजीन्स होती हैं। तो जो पीरियडिक मैगजीन्स है, गॉसिप्स वाली मैगजीन्स हैं, ये सब किसी काम की नहीं है, इनको भी ठिकाने लगाओ। तो इनको सब्सक्राइब करने पर जो खर्चा होगा उसको बोलेंगे बुक्स एंड पीरियडिकल्स, एंड दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनको जब तोल के बेचेंगे रद्दी में, तो उससे जो पैसा आएगा दैट शुड बी कंसिडर्ड अदर इनकम। और एक लॉजिकल बात बताओ, भंगार वाले से आप उधार करते हो नहीं ना, उसको तो बेचोगे पैसा आएगा। तो जितना बेचा और जो उसके अंदर पैसा आया वो सब रिसीट पेमेंट में रिसीट साइड आ जाएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज ए इनकम कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, और बोलो। सेल्स ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट, ओल्ड फिक्स एसेट, तो सर बेच के जो पैसा आया वो तो कैपिटल रिसीप्ट है, रिसीट पेमेंट में तो आएगा सर, कोई शक व शुमारी नहीं है, रिसीट पेमेंट में तो आएगा ही आएगा, वहां पर तो कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, वहां पर तो आएगा। हाँ, लेकिन इनको बेचकर जो प्रॉफिट लॉस अराइज हुआ, हो सकता है ना कि बेच के प्रॉफिट हो या लॉस हो, बिल्कुल हो सकता है। अगर WD-20 ज्यादा बिक गया तो प्रॉफिट है, वाइस वर्सा लॉस है। तो वो प्रॉफिट और लॉस कहां आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या ये प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट रिसीट पेमेंट में आएगा? नहीं, रिसीट पेमेंट में तो असेट्स बेचकर जो पैसा आया वो आएगा। सर क्लियर है ना, या आपको मैं समझाऊं एग्जांपल के थ्रू? आपको समझा दो एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने बोला ये मेरा फर्नीचर अकाउंट है, और दुबला पतला फर्नीचर है, थोड़ा सा इसको मोटा तगड़ा बनाते हैं, ज्यादा मोटा हो गया। लो सर, ये आपका फर्नीचर अकाउंट, अरे और ये फर्नीचर अकाउंट का भाई मच्छर जाओ 20,000, इस पर डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। ये बैलेंस है 1 अप्रैल 19 को। हमने बोला कि 30 सितंबर 20 को, 30 सितंबर 19 को हमने इसको बेचा। सर एक काम करो ना सर, वो बाद में बेचना, पहले इसको 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट कर दो। अच्छा 10% डेप्रिशिएशन है तो बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, 20,000 का 10% 2,000, आधे साल का 1,000। तो डेप्रिशिएशन क्या है सर? सर इट्स नॉमिनल अकाउंट। तो आपने क्या किया सर, डेप्रिशिएशन बुक कर लिया 1,000। अब क्वेश्चन कहता है कि आपने इस असेट्स को बेचा। सर बेचा कितने में? बेचा तो 15,000 में, 15,000 में बेचा। गांधी जी आए, सर कैश अकाउंट डेबिट है ना, गांधी जी आए कैश अकाउंट डेबिट, अच्छा नहीं लग रहा था आपके बिना। तो कैश आया, गांधी जी डेबिट, गया क्या? बोले फर्नीचर। फर्नीचर क्या है सर? असेट है। आए तो सर डेबिट, जा रही है क्रेडिट, भाई मच्छर। हाँ, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आपका कैश अकाउंट है डेबिट,
टू फर्नीचर, तो यहाँ पे आ गया बाय कैश। अब इस एंट्री के बाद मेरे प्यारे बच्चों, फर्नीचर सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उस फर्नीचर खाते में कुछ बैलेंस तो अभी भी आ रहा है, और ये बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? 4,000 रुपए अभी भी बैलेंस आ रहा है बेटा। अब ये क्या है सर? इट इज ए लॉस ऑन सेल ऑफ दिस फर्नीचर। अच्छा, अगर 16 के बजाय 22,000 आते तो डिफरेंस अमाउंट इज प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये जो प्रॉफिट या लॉस अराइज हुआ है ये कहीं तो जाएगा, नॉमिनल है, इस खाते को बंद करना है। फिजिकली अब फर्नीचर एग्जिस्ट नहीं करता ना मालिक, तो इस खाते को बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता तो भी हम बैलेंस शीट में 4,000 रुपए शो कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस दिख चुका है, अभी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको बेच के जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कहाँ जाएगा? एक्चुअली इज्जत से ये लॉस प्रॉफिट तो 30 सितंबर को हो गया, तो उस समय की एंट्री घुमाई होगी आपने। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या लिखा आपने? आप लिखे खुदा बाचे तो सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना? 4,000। तो ये खाता खुल गया। रियल लाइफ में ऐसे खाते खुलते हैं क्योंकि ये फर्नीचर बेचा कब है? साल के बीच में। इनकम एक्सपेंडिचर कब बनता है? साल के अंत। तो या तो साल भर ये खाता ऐसे बैलेंस पड़ा रहने दो और अंत में सीधे पीएनएल में चार्ज कर दो, या फिर इस खाते को बंद करने के लिए ताकि बाद में भूल चुकना हो, 6 महीने बाद कौन याद रहेगा, कभी कभी इस खाते को बंद कर दो और इससे जो प्रॉफिट लॉस राइज हुआ है क्या लिखा है? बाय प्रॉफिट। अरे वाह, गुड सर, आप बचपन से ऐसे ही हो, अभी भी होगा है जब से लॉकडाउन हुआ है। तो आपको क्या पता 40 दिन से घर में रहने का मतलब क्या होता है? बेटा लॉस हुआ है ना, आई एम सो सॉरी। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 20 - 1 19 की चीज 15 में बिकी, 4 का लॉस हुआ, सो सॉरी। तो आपने खाता खोल लिया उसी दिन 30 सितंबर को, और क्या चिपका दिया? टू फर्नीचर अकाउंट। अब बोलो साहब, ये जो 4,000 रुपए आए क्या करोगे इसका? बैलेंस शीट में सजाओगे, अचार डालोगे इसका? नहीं ना, क्या करोगे? लाभों पे चार्ज करोगे। और एनपीओ अपने लाभ कहां से निकालता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप समझा पाए मैं, पक्का ना? आ गया ना? हाँ, ये बेसिक एंट्री है, कोई दम नहीं है सर इसमें, आपने जबरदस्ती हमारा टाइम खराब किया है, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है भैया, अब आगे ऑनोरेरियम। मैं तो क्या हिंदी मीडियम से था तो मैं उसको करता हूँ होनोरेरियम। फिर बाद में किसी ने बोला बेवकूफ आदमी, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है, इंग्लिश बड़ी नजाकतता के साथ पढ़ते हैं, इसमें एच साइलेंट है। मैंने कहा यार कहीं लिखा नहीं है ना ऐसी कोई कानून किताब इंग्लिश पढ़ने के तरीके, तो वहाँ पे ऐसे पढ़ लेते कि अच्छा ऐसे तब एच साइलेंट होता। और शासकीय विद्यालय हिंदी माध्यम, तो हमने 6वीं में तो एबीसीडी पढ़ा था, बोले 6वीं में आए, बोले हाँ पढ़ो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लिटरली 6th में एबीसीडी। आजकल बच्चा पैदा होते से एबीसीडी बोलता है, 6th में एबीसीडी पढ़ेगी, 6th में। तो सरकार ऑनरेरियम, सर ऑनरेरियम क्या? तो बेसिकली जब कोई हमारे लिए काम करता है ट्रस्ट में, एनपीओस में, और हम उसको सैलरी देकर उसका अपमान नहीं करना चाहते, ऐसा मान लो कोई हमारे एनपीओ में काम कर रहा है, कोई गणमान्य व्यक्ति है, रेप्यूटेड पर्सन है, और वो अपनी सेवाएं दे रहा है, और हम उसको सैलरी देकर हम उसका जो कद है वो कम नहीं करना चाहते। वो रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, हमारी औकात नहीं है कि हम उस व्यक्ति को नौकरी पर रख सकें, ये तो उसका बड़प्पन है कि वो हमें समय दे रहा है। ऐसे केस में अब आप उसको सैलरी दोगे तो उसका ईगो हर्ट होगा, बोले अच्छा तुम्हारी इतनी होगी मेरे से कि मुझे सैलरी दोगे, भाग जाओ यहां से, आज के बाद दान देना बंद, समय देना बंद, मेरे चक्कर में जो 100 लोग दान देके जाते थे वो भी बंद। तो मैंने बोला अरे नहीं मालिक, हमारी कहाँ इतनी हिम्मत, कहाँ हमारी क्षमता,
हमें तो शब्द नहीं मिल रहा था, अब सर ने पढ़ाया नहीं था हमको आज से पहले, अब पढ़ा दिया तो हम बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ऑनोरेरियम। तो बड़े बड़े लोगों को उनकी सेवाएं देने के बदले में हम क्या देते हैं? उनको सम्मान सूचक राशि, इंग्लिश में बोलते हैं ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम, हाँ, ऑनोरेरियम। It is paid to someone for receiving any services from a person who are not the employee of NPO. तो वो लोग जो NPO के एम्प्लॉय नहीं है, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उन्हें उनके सर्विसेज के बारे में एज एन कंपनसेशन बोल दो आप भले ही सिंपल भाषा में, वो जो अमाउंट आप पे करोगे वो आपको ऑनोरेरियम कहलाए। ट्रस्टीज को ऑनोरेरियम दिया, सेक्रेटरी को ऑनोरेरियम दिया, जो कमेटी मेंबर्स हैं उनको ऑनोरेरियम दिया। यही वो गली है जिसके थ्रू एनपीओ करोड़ों रुपए अपने ट्रस्टियों को बांट देता है। किसी से बोलना मत, किसी को बोलना मत, यही वो पैसा है। और मेरा तो बोलना ही मत, देखो मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो बोल ही नहीं रहा ना। हाँ, पता नहीं कहां सुन लिया आपने, लेकिन ऐसा होता है। यही वो गली है जहां से एक एनपीओ अपने ट्रस्टीज को भर भर के पैसा देता है, क्योंकि सैलरी नहीं है ना। हाँ, ऑनोरेरियम। चलो सर वापस, तो ऑनोरेरियम, इट इज पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज फ्रॉम अ पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द एनपीओ। तो बेटा ये कुछ डेटा है जो हमको हमारे रिसीट पेमेंट को तो खैर मतलब ही नहीं है, जो पैसा आया वो डेबिट, जो पैसा गया वो क्रेडिट। किस साल का है? मेनू की। किस नेचर का है? कैपिटल रिजर्व की फर्क पैदा है, कहीं का हो। पैसा आया ना बहुत है, पैसा गया ना बहुत है, की अंतर पड़ रहा है कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। की फर्क पैदा है कि वो इस साल का है कि पिछले साल का है कि अगले साल का है, डजंट मैटर। पैसा आया या पैसा गया बहुत है, रिसीट पेमेंट बस इसमें खुश है, इतने में खुश है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब देखना पड़ेगा कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है, इनकम है कि एक्सपेंसेस है, इस साल ही एक्रू हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, ऑनोरेरियम में ध्यान रखना भैया, लगेगा तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही भैया। एनुअल ऑनोरेरियम हम इतना देते हैं, एनुअल ऑनोरेरियम। अब तो बाल भी बड़े हो गए सरकार। हाँ, तो एनुअल ऑनोरेरियम इतना अमाउंट पे करते हैं, जितना अमाउंट हम पे करते हैं एनुअल ऑनोरेरियम के नाम से, तो एक्रू कितना हुआ देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एडवांस प्रीपेड मिलेगा ही मिलेगा। ये कभी सीधा आते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ऑनोरेरियम पढ़ेंगे तो बच्चा वैसे डर जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर अपन ने एक्रूअल के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट डाल दिए तो बच्चा तो वहीं डर हो गया। अनुभव सर से पढ़ के आया है सरकार। चलो, तो मालिक ये हो गए अपने बेसिक टर्म। अब क्या करना है सर? अब अपन करेंगे क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन करोगे सरकार? तो देखो, मैं तो अपना लेक्चर यहां पे छोड़ रहा हूं आज। आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके रखना है। दिस इज योर होमवर्क। और अगर समय मिला तो मैं शाम को लाइव सेशन में ये होमवर्क, लाइव सेशन में होमवर्क डिस्कस करने वाला हूं। लाइव सेशन इन द इवनिंग। आस्तिक पाठ करता है 8 बजे से, तो अपन ये सेशन 7 से 7:30 7:45 के लगभग रखेंगे, 7 to 7:45। अपने जो ऐप है बताता हूं, तो ये जो अपना ऐप है ना, एक ऑप्शन है देखो, लाइव। बस यहीं अपन मिलने वाले, आपको बकायदा एक मैसेज आने वाला है
कि मैं कितने बजे लाइव आ रहा हूँ। आपको ऐप को ओपन करना है और उसी के थ्रू हम ये लाइव सेशन कल लेने वाले हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेशन हम एज ए ट्रायल मोड लेने जा रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली हम इसको और प्रॉपरली आगे बढ़ाएंगे और रोज कुछ समय लाइव आएंगे ताकि हम लाइव आकर अपने बच्चों से मुखातिब हो सकें और उनसे उनके डाउट्स और होमवर्क्स डिस्कस कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने दे दिया है क्वेश्चन। शाम को 7 बजे तक आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करके रखना है ताकि शाम को जब हम डिस्कशन करें आपसे क्वेश्चन आपके हाथ में हो, आप मुझे दिखा सकें कि देखो सर मैंने कर लिया। सीरियसली बिल्कुल मैं चेक करूंगा कि आपने कर लिया कि नहीं कर। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल इतना ही। एक सेशन हम शाम को और खेलेंगे जिसमें लाइव आके बातचीत की। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और शाम को वापस से मिलते हैं।